हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की यूट्यूब क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि अभी कल हमने जो है रस के बारे में चर्चा की थी, आज उसी के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम लोग एक नया टॉपिक शुरुआत करते हैं। तो कक्षा 10 में एक नंबर की क्लास रहती है, उस पे हम लोग फोकस करेंगे। आज हमारा टॉपिक रहेगा छंद। छंद एक नया टॉपिक रहेगा हमारा। इससे आपका एक नंबर की जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपसे पूछे जाएंगे। कैसे क्या, इस पर विस्तार पूर्वक आज हम लोग थोड़ा सा इसको एक बेसिक तौर पर, सरसरी तौर पर हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, और जिससे जो छंद से एक नंबर का जो क्वेश्चन बनता है उसको हम आसानी से उसके जो जवाब हैं वो हम दे पाए, इसको हम लोग आज समझते हैं। ठीक है, तो चलिए आज समझते हैं कि छंद जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। ये बहुत अच्छे तरह बहुविकल्पी में प्रश्न पूछा जाता है कि शाब्दिक अर्थ क्या होता है। छंद का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है बंधन। छंद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बंधन होता है। इतनी सी बात समझ में आई। जनक कौन है इसके? छंद के जनक पिंगल महोदय, आचार्य पिंगल जी, ये इसके जो जनक थे जिन्होंने छंद के बारे में चर्चा की थी। ठीक, ये आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि अब अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि परिभाषा किसको कहते हैं, इसकी परिभाषा, तो इसकी बेसिक तौर पर जो परिभाषा हम लोग थोड़ा सा लिखते हैं और समझते हैं कि इसकी परिभाषा क्या होगी। यति, गति, लय, तुक से संयुग्मित रचना, संयुग्मित रचना छंद कहलाती है। क्या कहलाती है? छंद कहलाती है। यति, गति, लय, तुक से संयुग्मित रचना या उससे संबंधित जो रचना होती है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? उसको हम लोग छंद बोल देते हैं। ये आप बेसिक तौर पर इसकी चीजों को समझने का प्रयास करें, इसको समझिए। तो छंद की जो परिभाषा होती है वो होती है यति, गति, लय, तुक से संयुग्मित रचना या उससे संबंधित जो रचना होती है उसको हम लोग छंद कहते हैं। क्या कहते हैं? छंद कहते हैं। इतनी सी बात, मेरी बात समझ गए। अब दूसरी चीज, अब आप कह सकते हैं कि यति का क्या अर्थ होता है, गति क्या हो चुकी है, लय क्या है, तुक क्या है। इसमें दो चीजें समझने के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक है यति, एक है तुक। ये क्या चीजें होती हैं, तो आइए समझते हैं। इसमें आपसे बहुविकल्पी में प्रश्न है, यति से एक प्रश्न पूछा जाता है कि यति का क्या अर्थ होता है। यति का अर्थ होता है विराम या ठहराव, रुकाव। तुकांत क्या होता है, तुक क्या होते हैं, तुकांत जिसको आप लोग, तुकांत ये क्या होते हैं कि कोई शब्द ऐसे होते हैं जिनकी एक जैसे उच्चारण स्थिति जैसे होती है, एक समान उच्चारण स्थिति होती है। जैसे कह सकते हैं कि किसी शब्द की एक समान उच्चारण दशा। भाई कोई एक शब्द होगा उसकी एक समान उच्चारण दशा, जैसे कहने का मतलब, जैसे मैंने कहा कि कूल, इसका उच्चारण तुकांत क्या होगा? धूल। मतलब एक जैसे, देखिए लग रहा है ना, कूल धूल, है ना। शूल भी इसका हो सकता है ना। ऐसे चीजें, इनको क्या हम एक चीज एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, ये तुकांत शब्द हो जाएंगे। ये मेरी बात समझिए। यति का मतलब क्या होता है? विराम। और तुकांत का मतलब होता है किसी शब्द की एक समान उच्चारण की जो दशा होती है, स्थिति होती है, उसको हम लोग तुकांत बोल देते हैं। इसमें हमने कुछ उदाहरण देकर के देखिए आपको समझाया है। जिससे हमने कोई शब्द बोला कूल, उसका क्या हो गया? धूल, उसका क्या हो गया? सुल। ये कोई जरूरी नहीं कि इसका यही होगा,
एक ही जैसे उच्चारण वाली स्थिति होगी। ठीक है, तो ये इतनी सी बात मेरी। गति, गति का नहीं, उसकी जो चाल होगी ना, जिसे आप काव्य पढ़ेंगे तो ऐसा नहीं कि सरसरी नजर से आपने पढ़ लिया, है ना, उसकी एक गति होगी, एक स्पीड होगी, है ना, और लय, राग, उसको गा करके सारी चीजें। तो इसको हम लोग, ये एक बेसिक तौर पर इसको हमने आपको समझाने का प्रयास किया है। मेरी बात इतनी समझ में आई। OMR का जो क्वेश्चंस पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि इस छंद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, बंधन होता है, इसके जनक कौन है, पिंगल जी हैं, परिभाषा क्या होती है इसकी, यति, गति, लय, तुक से संयुग्मित जो रचना होती है वो क्या कहलाती है, छंद कहलाती है। जिसमें यति का अर्थ होता है विराम, और तुकांत क्या होते हैं, किसी शब्द की एक समान उच्चारण की जो दशा होती है, स्थिति होती है, उसको हम लोग तुकांत बोलते हैं। जैसे इसमें कोई उदाहरण मैंने ले लिया, कूल, धूल, शूल एक दूसरे के एक जैसे लग रहे हैं। आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है, कोई एक शब्द दे देगा और कहेगा इसका तुकांत बताओ, तो आप बता देंगे। समझ में आई इतनी सी बात। आगे बढ़े। इतनी सी बात मेरी समझ में आ गई भाई आप लोग को। हाँ देखिए, ना समझ में आए कमेंट करिएगा, उसको मैं पुनः समझाने का प्रयास करूंगा और शायद आप लोगों को मैं बेहतर ढंग से समझा पाऊं। तो अभी तक हमने क्या कहा, ये अब थोड़ा सा एक चीज और पॉइंट समझते हैं, प्रकार के बारे में अभी चर्चा करेंगे। छंद, जो छंद होते हैं, छंद के प्रमुख भाग, उसकी शब्दावलियां ध्यान से समझेंगे। उसमें एक चीज आएगी, चरण, ये पॉइंट्स आएगा, चरण, और इसको ये रखिए प्रमुख तत्व। इसको हमने ये समझेंगे, यति, तुकांत, चरण, या इसको पाद बोलते हैं, और मात्रा। ये पॉइंट्स कुछ थोड़ा सा समझने का हम लोग बेसिक तौर पर समझने का प्रयास करेंगे। यदि मैंने कहा, यदि का अर्थ होता है रुकना या ठहराव। तुकांत हमने बताया कि एक समान उच्चारण, स्थिति, ये मैंने बताया। छंद में ध्यान से मेरी बात समझिए, चरण या पाद इसको बोलते हैं। छंद में एक चीज ध्यान रखना, छंद में प्रायः 4 पंक्तियां होती हैं, 4 पंक्तियां होती हैं। इन्हीं पंक्तियों को हम पाद कहते हैं, इन्हीं पंक्तियों को हम क्या कहते हैं, पाद कहते हैं। और एक चीज ध्यान से मेरी बात समझिए, जब 4 पंक्तियां होंगी, 4 पंक्तियां होंगी जिसे हम पाद कहते हैं, जिसे हम चरण या पाद कहते हैं, पाद कहते हैं। और जिसमें जो पहला चरण होगा, पहला, तथा जो तीसरा चरण होगा, तीसरा चरण होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, विषम चरण। और जो दूसरा व चौथा चरण होगा,
चौथा चरण होगा उसको हम लोग समचरण कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं? समचरण कहते हैं। इतनी सी बात मेरी समझ में आई कि जो आपको प्रायः छंद में 4 पंक्तियां होंगी। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा इसमें कितने छंद में प्रायः कितने चरण होते हैं? 4 होते हैं। ज्यादातर में आपको 4 चरण होंगे। इनको हम लोग क्या बोल देते हैं? इनको पाद भी कहते हैं, चरण भी कहते हैं। जो पंक्तियां होती हैं इनको हम लोग छंद में चरण या पाद भी कहते हैं। ध्यान से मेरी बात समझिएगा, इसको बार बार नहीं समझाऊंगा। छंद में जो प्रायः 4 पंक्तियां होती हैं और उनको हम लोग चरण या पाद कहते हैं। इतनी सी बात क्लियर हुई। दूसरी चीज कि जो पहला तथा तीसरा चरण होगा, पहले तथा तीसरी लाइन जो होगी, तीसरा चरण जो होगा या पहला चरण जो होगा, इसको हम लोग विषम चरण कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? विषम चरण कहते हैं। और दूसरा वाला जो चौथा चरण होता है उसको हम लोग सम चरण कहते हैं। इतनी सी बात मेरी समझ में आई। ध्यान रखिएगा, अभी आगे समझ में आएगा सारा कुछ। दूसरी चीज समझते हैं, मात्रा। एक इसका जो प्रमुख तत्व है मात्रा आता है। क्या आता है? मात्रा। ध्यान से मेरी बात समझिए। 2 तरीके से मात्रा होगी। कितने तरीके से मात्रा का प्रयोग करेंगे? 2 तरीके। बेसिक तौर पर समझा रहा हूं मैं। एक जो लघु वर्ण होंगे, लघु वर्ण। एक होंगे दीर्घ वर्ण, दीर्घ वर्ण। इनकी जो मात्रा होगी उसको जो संकेत होगा, उसका जो संकेत होगा उसको ए से डिनोट करेंगे सीधी। इसका जो संकेत होगा, जो दीर्घ वर्ण होंगे, इनकी जो मात्रा होगी वो ऐसे होगी। उसको हम 2 से डिनोट कर, इसका मान 2 से समझेंगे। मेरी बात इतनी समझ में आई? इसको लघु वर्ण या ह्रस्व वर्ण भी बोलते हैं। इसमें कौन कौन से? छोटा अ, ई, ओ, ऋषि। ये जो वर्ण होंगे इनकी जो मात्रा होगी उसको, उसकी मात्रा, उसका उच्चारण में लगने वाला जो समय होता है थोड़ा सा होता है इसमें, इसलिए इसकी जो मात्रा होती है उसको ये इस सिंबल से हम डिनोट करेंगे। दूसरी चीज, इसके बाद जो भी हमारे वर्ण मिलते हैं, आ, ई, उ, ए, ओ, आओ, इनको हम क्या करेंगे? डिनोट करेंगे इस डबल वाले से, दीर्घ वर्ण से डिनोट करेंगे। ठीक है। इनको हम लोग लघु वर्ण, इनको हम लोग दीर्घ वर्ण भी बोलते हैं। इसको हम दीर्घ वर्ण या गुरु वर्ण भी बोलते हो। गुरु वर्ण, ये इतनी सी बात समझ में आए। इसको हम लोग, है ना, इसको हम जो है ह्रस्व वर्ण भी बोलते हो। इसको भी हम दो इससे भी बोलते हैं ह्रस्व वर्ण। ये ह्रस्व वर्ण या लघु वर्ण, इनकी जो मात्रा का मान होता है, एक होता है ये, आप अगर वर्ण दिखाई दे तो हमको इनकी मात्रा 1 लगानी है। दीर्घ वाले में है, इसका जो दीर्घ वर्ण होंगे इसको हम लोग गुरु वर्ण भी बोलते हैं। इसकी जो मात्रा का मान होता है इसका डिनोट इससे करेंगे। ये ध्यान से समझिएगा। ये वर्ण अगर आपको समझ में आ रहा है तो हम उसको इस वाले मान से डिनोट करेंगे। मेरी बात इतनी समझ में आई। एक चीज और ध्यान रखिएगा, जब भी कभी छंदों में जो गणना करनी होती है उसमें कभी कभी क्या होता है कि अगर जिस वर्ण के साथ अगर आधा व्यंजन जुड़ा हुआ है तो वह भले ही ह्रस्व वर्ण हो या दीर्घ हो, उसके जस्ट पहले वाले में भले ही वो छोटा हो। मेरी बात नहीं समझ में आ रहा है? जैसे कोई एक शब्द हो गया, किसी के साथ अगर आधा व्यंजन जुड़ा हुआ है, उसके जस्ट पहले भले ही ह्रस्व वर्ण हो तो उसमें आपको एक मात्रा नहीं चढ़ा करके उसमें डबल मात्रा ऐड करनी है। जैसे समझे, जैसे मैंने कहा सज्जन, क्या लिखा है? सज्जन। तो इसकी मात्रा कैसे डिनोट करेंगे? कहने का मतलब है, अब इसमें देखिए डबल जुड़ा हुआ है तो इसका मतलब ऐसे कर लेंगे। मेरी बात इतनी समझ में आई? बात ये 3 चीजें समझ में आ गई। तो एक पॉइंट ये भी ध्यान रखना है, मात्रा की गणना करने में इसको ध्यान रखना है, इसको ध्यान रखना है, इसको ध्यान रखना है। मेरी बात इतनी सी समझ में आई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, दूसरा तरीका देखते हैं।
इतनी सी बात मेरी समझ में आई। अब हम बात करते हैं छंद में जो गण है। एक प्रश्न यहां से भी आपका पूछा जाता है कि जो छंद है इनमें छंद में गणों की संख्या, छंद में गणों की संख्या, छंद में गणों की संख्या। यहां से प्रश्न बनने के चांसेस बहुत अच्छे होते हैं। आपसे प्रश्न ये पूछ लेता है कि छंद में गणों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। कितनी होती है? 8 होती है। ये मेरी बात इतनी समझ में आ रही है आपको? कौन कौन से होते हैं एक शॉर्टकट में आपको, य मा ता राज भान सलगा। इतनी सी बात मेरी समझ में आई। गण जो होते हैं इनमें 3 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं? 3 वर्ण होते हैं। ध्यान से इस बात को समझिए, इसको इस पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है। अब मैं आपको इसको जो गण हैं कौन कौन से गण होते हैं ध्यान से समझिएगा। छंद में गणों की संख्या 8 होती है। कौन होते हैं? या से यगण, मगड़, तगड़, रगड़, जगड़, भगड़, नगड़, शगड़, आठ। ये आपकी गणों की संख्या। हाँ, एक चीज ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपको ये सीरियल से याद करना है और सीरियल से याद करना है, इनकी मात्रा कैसे ऐड करनी है, तो ये आपको ये पूरा याद करना पड़ेगा और सीरियल से याद करना पड़ेगा। ऐसा इसमें नहीं चलेगा कि हाँ कोई वर्ड आपका जो मात्राओं से लेकर के हटना नहीं चाहिए, एक ही क्रम में होना चाहिए। या मा ता ये पूरा वैसे होना चाहिए। इसमें कोई भी वर्ण इधर उधर नहीं होना चाहिए, है ना? ऐसा नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। अब हमारी इस बात को सुनो। आपसे प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि इनमें किसकी मात्रा कैसी होती है। ध्यान से इसको मैं बिल्कुल सिंपल था, इसको आप बिल्कुल अच्छे से कंठस्थ कर लीजिए। यहीं से मैं सारा कुछ आपको क्लियर किए दे रहा हूं, है ना? जैसे समझते हैं, अगर मैंने कहा यगड़ की मात्रा बनाओ तो यगड़ में आप बताइए, ये ऋस्व है ना, इसके बाद ये देखो ये लघु गुरुवर्ण है, ये भी गुरुवर्ण है, इसकी मात्रा ये हो गई। मेरी बात समझ में आई? इसकी मात्रा अगर देखे, ये माँ है मगड़, तो ये माँ बड़ा है गुरुवर्ण, ये गुरुवर्ण, ये गुरुवर्ण, इसकी मात्रा ये होगी। मेरी बात समझ में आ रही? तीसरा ये इसका समझेंगे, ये इसकी मात्रा ये होती है, इसकी मात्रा ये होती है, इसकी मात्रा ये होती है। वही से तो है, मैंने बताया था ना, गुरुवर्ण लघुवर्ण, वही यूज करना है। इसका ही इसको गुरुवर्ण लघुवर्ण गुरुवर्ण, समझ में आई बात? जगड़ लघुवर्ण गुरुवर्ण, ठीक, गुरुवर्ण लघुवर्ण 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 गुरुवर्ण। इनकी मात्राएं आपको ऐसे ही इसी से बना लेनी है। ध्यान से मेरी बात समझिए। जिसका पूछा जाए, अगर मैं पूछूं, अगर बाई चांस आपसे मैंने पूछूंगी नगड़, तो नगड़ आपको कहां से मिलेगा? यहां से मिलेगा, इसका मतलब ये यहां से। तो देखो एक 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 एक, समझ में आई बात? मैंने कहा रगड़ की बना दीजिए, तो रगड़ कहां है? रगड़ यहां है, यहां से उसके जस्ट आगे के दो ले लेना है। तो इसकी क्या है? डबल वन डबल डबल वन डबल। ऐसे याद कर ले। नहीं याद हो पा रहा है, इसको याद रखिए, यह माता राजभान सलगा, यह माता राजभान सलगा। आपसे कभी कभी क्वेश्चन बहुविकल्प में पूछ ले कि भाई साहब ये बताइए मगड़ की क्या मात्रा होती है, कितनी मात्रा होती है, उसको डिनोट, उसको रिप्रेजेंट करने वाला जो संकेत चिन्ह कैसा है, कितना है। तो ये आप यहां से आप इस चीज को कर सकते हैं। मेरी बात समझ में आई? देखिए यही सब सारी चीजें आपको ध्यान रखनी होंगी, तभी आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके क्लियर हो पाएंगे, है ना? इतनी सी बात समझ में आई? आगे बढ़े।
अब हम बात करते हैं छंद के प्रकार। छंद के प्रकार, छंद के कितने प्रकार होते हैं? छंद के 3 प्रकार होते हैं। कितने? 3 प्रकार। छंद कितने प्रकार के होते हैं भाई? 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं इसको समझ लेते हैं। बहुविकल्पी का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा भाई, इसको भूलिएगा नहीं। एक होता है वर्णिक छंद, एक होता है मात्रिक छंद, और एक होता है मुक्तक छंद, जो आजकल वर्तमान में इन्हीं छंदों पर लेख लिखे जाते हैं। इतनी सी बात हमारी समझ में आई। वार्णिक छंद, मात्रिक छंद और मुक्तक छंद, मेरी बात इतनी समझ में आई। दूसरी चीज, छंद के कितने सामान्यतः प्रकार मिले आपको? 3 प्रकार मिले। दूसरी चीज, इतनी सी बात मेरी समझ में आई। दूसरा चीज इसको समझते हैं। साफ कर रहा हूं मैं इसको, है ना। मात्रा के आधार पर छंद, आपसे प्रश्न पूछा जाए कि मात्रा के आधार पर छंद, मात्रा के आधार पर कितने होते हैं? ये भी 3 होते हैं। ध्यान से समझिएगा कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट होता है अर्धसम, अर्ध सममात्रिक, अर्धसम मात्रिक छंद, सममात्रिक छंद, सममात्रिक छंद, एंड तीसरा होता है विषम मात्रिक छंद। ये बेसिक तौर पर है, विषम समझ लीजिए इसको। ये 3 पॉइंट है, अर्ध सममात्रिक, सममात्रिक और विषम मात्रिक। ये 3 प्रकार के छंद जो हैं मात्रा के आधार पर होते हैं। प्रश्न आपसे कैसे भी करके पूछे, छंद के प्रकार अगर मात्रा नाम नहीं दिया तो आपको 3 प्रकार वार्णिक छंद, मात्रिक छंद और मुक्तक छंद बताना है। अगर मात्रा के आधार पर पूछ रहा है छंद तो आपको अर्ध सममात्रिक, सममात्रिक और विषम मात्रिक छंद, ये 3 प्रकार आपको बताने पड़े। अब एक चीज समझिए कि अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि अर्ध सममात्रिक छंद क्या होते हैं, सममात्रिक छंद क्या होते हैं, विषम मात्रिक छंद क्या होते हैं, मैंने अब आप याद रखिए, याद करिए कि मैंने अभी छंद के बारे में बताया कि छंद में प्रायः 4 चरण होते हैं, जिनको हम लोग चरण या पाद बोलते हैं, बताया था ना। अब वहीं पर आते हैं, मैंने कहा था प्रायः 4 चरण होते हैं, ठीक है, प्रायः 4 चरण 3-4 चरण होंगे। और जब यही 4 चरण होंगे तो कहने का मतलब अर्धसम मात्रिक मतलब 2 चरण ऐसे होंगे जो जिनकी जो मात्रा होगी वो एक दूसरे से मिल रही होगी। तो इसका मतलब है कि प्रायः अगर ये पहला और तीसरा मिल रहा होगा और दूसरा चौथा मिल रहा होगा, प्रायः 2 चरण आपस में मिल रहे होंगे। मेरी बात समझ में है, पहला तीसरा और दूसरा चौथा, मैंने कहा था ना, ये ध्यान रखिएगा। सममात्रिक मतलब प्रायः जितने भी चरण होंगे ये सब क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे, प्रायः सभी चरणों में समान मात्रा होगी। इतनी सी बात समझ में आई। विषम वाले में जितने भी चरण होंगे सब एक दूसरे से क्या होंगे, भिन्न होंगे। कोई जरूरी नहीं एक दूसरे से भिन्न ही होंगे, किसी की मात्रा किसी से नहीं मैच करेगी, सब अपने अपने अलग, सबकी एक अपनी ढपली अपना राग होगा, किसी की मात्रा किसी से नहीं मैच करेगी। अगर 2 चरण की मात्राएं आपस में मिल रही है तो ऐसा छंद क्या होगा, अर्धसम मात्रिक होगा। और प्रायः अगर किसी चरण में मतलब कोई ऐसा छंद है जिसके सभी चरणों में समान मात्राएं हैं, एक दूसरे से मिल ही नहीं रही, सब बिल्कुल सब एक जैसे ही हैं, तो वहां पर सभी में समान, सभी चरणों में अगर समान मात्रा है तो सममात्रिक। अगर ऐसा कोई छंद है जिसकी किसी भी चरण की मात्रा किसी भी चरण से नहीं मिलती है तो वह विषम मात्रिक छंद होता है। मेरी बात इतनी समझ में आई, ठीक है, समझ में आ गया भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, समझ में आ गया तो
गर्मी बहुत है। तो कक्षा 10 में जो आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रमुख छंदों का परिचय, ध्यान से मेरी बात समझिए। ये आपको 2 ही छंद इसमें कक्षा 10 में पढ़ने हैं, ठीक है। लेकिन मैं क्या करता हूँ, कक्षा 9 और 10 को दोनों को मिक्स करके जो है आपको पूरी तरीके से समझा देता हूं और सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। इसको समझिए। इसको समझिए हमारी बात। छंद, छंद का नाम, ठीक है भाई, इसको समझते हैं। मैं पूरी तरीके से इसको आपको पूरा क्लियर कर दे रहा हूं। पहले तो इस जो चार्ट बना दे रहा हूं इसको समझ लीजिए। जो छंद का नाम, दूसरी चीज चरण, ठीक है भाई, मात्रा के आधार पर छंद लक्षण, इतनी सी बात मेरी समझ में आ रही है। मैं बात कर रहा हूं अब कक्षा 9th में, आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। क्या पढ़ा है? आपने पढ़ा है उसमें दोहा, दोहा, इसको समझ लेते हैं। जो आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, इस सारणी को आप बिल्कुल अच्छे तरीके से समझिए कैसे इसको करना है। इसको समझिए। आपको मैं बताता हूं, दोहा चौपाई, रोला, सोरठा, ये 4 छंद के बारे में संक्षिप्त कर लेते हैं। दोहा छंद, इसमें मैंने कहा था प्राय जितने भी चरण छंद होते हैं, जितने भी छंद होते हैं सब में 4 चरण होते हैं। कितने? 4 चरण होते हैं। इसमें भी 4 चरण होते हैं। इतनी सी बात समझ में आई भाई? चाहे आपका दोहा हो, सोरठा हो, रोला हो और चाहे चौपाई हो, प्रायः सभी चरण मतलब सभी छंद क्या होते हैं, इनमें 4 चरण होते हैं। मेरी बात इतनी समझ में आई बात? दोहा छंद आपका कैसा छंद है? अर्ध सममात्रिक छंद है। अर्ध सममात्रिक छंद। कैसा छंद है? अर्ध सममात्रिक है। चौपाई क्योंकि सममात्रिक है, ये कैसा छंद है? सममात्रिक छंद है। कैसे होगा भी हम बताएंगे। रोला आपका सममात्रिक छंद है। सोरठा ये आपका अर्ध सममात्रिक है। अर्ध सममात्रिक छंद है। मेरी बात इतनी समझ में आई? दोहा आपका अर्ध सममात्रिक छंद है, चौपाई आपका सममात्रिक छंद है, रोला आपका सममात्रिक छंद है, सोरठा आपका अर्ध सममात्रिक छंद है। इतनी सी बात समझ में आई? कैसे हुआ लक्षण इसके आपके बता देते हैं। लक्षण, दोहा अर्ध सममात्रिक कैसे हुआ कि इसका जो पहला चरण होगा, पहला व तीसरा चरण, जिसको हम लोग विषम चरण बताएंगे, इसमें विषम चरण जो तो होता है, पहला व जो तीसरा चरण होता है, इनमें मैंने कहा था
की 13 मात्रा है, 13 मात्रा। मेरी बात इतनी समझ में आई भाई? इतनी सी बात आई भाई समझ में? जो पहला व तीसरा चरण होगा उसमें 13 मात्राएं होंगी, और जो एक दूसरा व चौथा चरण होगा, चौथा चरण जो होगा उसमें 11 मात्रा होंगी। कितनी? 11 मात्रा। इतनी सी बात समझ में आई? पहला व तीसरा चरण में 13 मात्राएं, जिसको हम लोग विषम चरण भी कहते हैं, ध्यान रखिए। चौपाई में 4 चरण होते हैं, सम्मात्रिक छंद है। अब सम्मात्रिक है, इसका मतलब है चारों चरण जो भी होंगे, प्रत्येक चरण में 16 मात्रा, 16 मात्राएं होती हैं चौपाई चरण में। चौपाई चरण में कितने? चौपाई छंद में कितने? 4 चरण। सम्मात्रिक, क्योंकि प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, इस कारण इसको हम लोग सम्मात्रिक छंद बोलते हैं। रोला समझते हैं, ये भी सम्मात्रिक है। इसका मतलब प्रत्येक चरण में 24 मात्रा, 24 मात्राएं होती। कितनी? 24 मात्राएं होती हैं। हाँ, लेकिन एक कंडीशन है, 11-13 मात्रा पर यति होती है। ध्यान से समझिए, यही पॉइंट्स आपसे, यति होती है। आपसे बहुविकल्पी में सिर्फ यही पूछा जा सकता है कि भैया वो कौन सा छंद है जिसकी 11-13 मात्रा पर यति होती है, उसको हम लोग कौन सा छंद बोलते हैं? रोला छंद बोलते हैं। कितने चरण हैं? 4 चरण हैं। कैसा छंद है? सम्मात्रिक है। क्यों? क्योंकि इसके 24 मात्राएं होती हैं प्रत्येक चरण में, और 11-13 पर मात्रा पर क्या होती है? यति लगी होती है। मेरी बात इतनी समझ में आई? 16वां 4 चरण, ये भी अर्थ सम्मात्रिक। कैसे? इसका जो पहले व तीसरे चरण में 11 मात्राएं, 11 कितनी 11 मात्राएं होंगी। दूसरे व चौथे चरण में 13 कितनी 13 मात्राएं होती हैं। इसको हम लोग ये समझ लिए, है ना? पहले व तीसरे चरण में, विषम चरण में 11, और दूसरे व चौथे चरण में, सम चरण में 13 मात्राएं होती हैं, उसको हम लोग सोरठा छंद बोलते हैं। अब ध्यान से मेरी बात एक समझिए, यह प्लस इसको क्या करें? यह दोहा छंद का उल्टा होता है। ये दोहा छंद का उल्टा है, ये सोरठा छंद का उल्टा है। भाई साहब, इससे ज्यादा अगर कहीं आ जाए, ये हमारा 1001% समझ लो, 1001% क्वेश्चन यहीं से पूछा जाएगा। दोहा छंद कैसा चरण है? दोहा छंद में कितने चरण है? 4। कैसा छंद है? अर्ध सम्मात्रिक। क्यों? क्योंकि पहला व तीसरा में 13, दूसरे व चौथे में 11, विषम चरण में 13, सम चरण में 11। चौपाई में 4 चरण होते हैं, सम्मात्रिक छंद होता है, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, इसलिए इसको सम्मात्रिक। रोला, इसमें 4 चरण होते हैं, सम्मात्रिक छंद होता है, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, और 11-13 पर यति होती है। सोरठा छंद 4 चरण होते हैं, अर्धसम छंद मात्रिक छंद होता है। पहले व तीसरे चरण, जिसको हम विषम चरण बोलते हैं, उनमें 11, और दूसरे व चौथे चरण में 13 मात्राएं, जिसको हम सम चरण बोलते हैं। यह दोहा छंद का उल्टा होता है। इतनी सी बात समझ में आई? भाई साहब, इससे ज्यादा कहीं क्वेश्चन आ जाए, नहीं आएगा। समझ रहे हैं मेरी बात? एक बार जो बोल दिए उसको समझ लीजिए, ठीक है? यहां से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब रही बात आपको कक्षा 10 में। कक्षा 10 में आपको
इसको पढ़ना है, इसको पढ़ना है, लेकिन मैंने दोनों को पढ़ा दिया है, 9th और 10th दोनों में ये चीजें ध्यान रखना है, यहीं से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो कल मैं क्या करता हूं, आपसे जो है प्रैक्टिस करवाता हूं इसकी, ठीक है? समझ में आ रही बात है? कल मैं इस पर विशेष रूप से चर्चा करता हूं, और बढ़िया से आप लोग पढ़िए, है ना? एक अभी से टाइम टेबल सेट करिए, और अगर अच्छे नंबरों से 2027 के एग्जाम में बहुत कुछ करना चाहते हैं सभी लोग, तो थोड़ा सा जुड़िए सभी लोग, और कोशिश करिए ज़्यादातर लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए, है ना? क्योंकि बिना मोटिवेशन के, बिना पुनर्बलन के कोई कार्य जो है करने में मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा ना, लेकिन करूँगा। तो आप लोग मुझे मोटिवेट करें थोड़ा सा, और पुनर्बलन दीजिए, और है ना, सभी लोगों तक इस वीडियो को थोड़ा सा पहुंचाएं। जो भी इस क्लास से जुड़ना चाहे, भाई 10th के बोर्ड के एग्जाम में है बैठना है उसको अगले साल, तो उस तक इस क्लास को पहुंचाने का काम आपको करना है, ठीक है? थैंक यू।